गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर डीएनए रिप्लिकेशन को पढ़ने वाले हैं। भाई डीएनए की संरचना, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाई दी थी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। तो आज का जो टॉपिक हो गया आपका वो हो गया डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए पुनरावृत्ति, हिंदी के अंदर से कहते हैं अपन डीएनए पुनरावृत्ति, यानी कि डीएनए से डीएनए की प्रतियां प्राप्त करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डीएनए से डीएनए की प्रतियां प्राप्त करने वाले हैं। किस प्रकार से डीएनए से डीएनए की प्रतियां प्राप्त होनी है वो पढ़ना है अपन को डीएनए रिप्लिकेशन में। यानी कि जो एक डीएनए होता है अपने पास, उस डीएनए से क्या करना है, वैसा हूबहू एक नया डीएनए प्राप्त करना है। अब ये पहले कुछ इससे संबंधित जानकारियां अपन ले लेते हैं, फिर इसमें आगे चलते हैं। भाई डीएनए रिप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है होती कहाँ है, पहले तो ये ध्यान में रखना है। तो डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया हम जानते हैं कि डीएनए की मात्रा, भाई अब क्या करना है, नया प्राप्त करना है हूबहू इसके जैसा। यानी कि डीएनए की मात्रा में क्या करना है, अपन को वृद्धि करनी है। अब डीएनए की मात्रा में जो वृद्धि करनी है वो कहाँ होती है, कब होती है बॉडी के अंदर, तो ये आप जानते हो, ये बॉडी के अंदर दो ही प्रोसेस हैं जब जाकर क्या होगा, डीएनए की मात्रा में वृद्धि होगी। और वो क्या है, एक तो होता है आपका समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। यही तो ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ से क्या होता है, आपका एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, फिर उसके अंदर जो केंद्रक हैं वो भी क्या होंगे, आपके डिवाइड होंगे। तो केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, आपका डीएनए पाया जाता है। तो उसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, डीएनए की मात्रा भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, इन दोनों के अंदर ही होने वाला है। तो ये जो विभाजन की प्रक्रिया है आपकी बॉडी के अंदर, जो सेल डिवीजन हो रहा है, किस अवस्था के अंदर ये होता है, तो ये भी बहुत ध्यान में रखना है। तो आपके जो डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है सेल डिवीजन की, उसके अंदर जो इंटरफेज अवस्था आती है, तो इंटरफेज की जो एस फेज होता है, एस फेज जो है, एस को अपन सिंथेटाइज्ड फेज कहते हैं आपका, है ना। तो सिंथेटाइज्ड फेज के अंदर ही क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो एक तो ये बात आपको याद में रखना है कि डीएनए रिप्लिकेशन है वो कहाँ होने वाला है, सिंथेटाइज्ड फेज के अंदर आपका ये डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया होगी, है ना। और ये कब होता है ये हमने बता ही दिया, आपका इंटरफेज में सेल डिवीजन के वक्त यह प्रक्रिया होने को अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी एक क्लियर, जो अपन को दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। अब है इसका रिप्लिकेशन होता कैसे है। तो देखो रिप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है, क्रिक ने ये बताया था कि रिप्लिकेशन की प्रक्रिया को जो बताया गया है तीन प्रकार से, क्या इसको अपन देखते हैं कि डीएनए का रिप्लिकेशन है वो तीन फॉर्म के अंदर बताया गया है। आगे बाद में क्या है उसकी बाद में करेंगे। तीन प्रकार से डीएनए का रिप्लिकेशन हो सकता है। तो यहाँ देखो अपन बात करते हैं कि ये आपका क्या है, एक डीएनए स्ट्रैंड है। ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है। तो ये आपका हो गया डीएनए स्ट्रैंड। हम जानते हैं डीएनए की संरचना होती है डबल हेलिक्स के रूप में होता है। एक स्ट्रैंड 3' 5' होता है आपका, और एक होता है 5' 3' आपका ये होता है आपका। चाहे इसको थोड़ा सा अपन ऐसा ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं अपन इसको, है ना। तो वही एक तो हो गया आपका 5' हो गया, जैसे कि उसको एक 5' हो गया, और एक क्या हो गया आपका ये 3' हो गया। ये एंटी पैरेलल होते हैं, तो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आपके ये पाए जाते हैं डबल हेलिक्स में। ये आपका स्ट्रैंड है। अब इसमें क्या है, तीन प्रकार से बताया गया है कि रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो तीन प्रकार से क्या है आपका हो सकता है। वही चीज़ अपन को क्या करनी है यहाँ पर अब देखनी है कि तीन प्रकार से कैसे ये हो सकता है ना। तो तीन प्रकार के अंदर क्या क्या बता रखा है।
एक तो बता रखा है आपका, देखो कैसे, इसमें देखो आप, ये पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या कर रखा है अपन ने कि जो डीएनए का संश्लेषण हो रहा है उसमें क्या देख रहे हो, आपके ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं, इन दोनों स्ट्रैंड के अंदर कुछ पुराना डीएनए खंड और कुछ नया, यानी कि खंडों के अंदर है, सतत रूप से न होकर यहाँ पर डीएनए में क्या हो रहा है, जैसे कि दिस पार्ट इज ओल्ड, दिस पार्ट इज न्यू, तो का आधा नया आधा पुराना, आधा नया आधा पुराना, आधा नया आधा पुराना, दोनों जो स्ट्रैंड हैं उन दोनों स्ट्रैंडों के अंदर, खंडों के अंदर क्या होता है, ओल्ड और न्यू दोनों प्रकार के सेगमेंट डीएनए के अपन को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, ओल्ड और न्यू, इसमें दोनों में क्या देख रहे हो आप, इसके अंदर आपको देख रहा होगा, तो इसमें क्या हो रहा है आपको, ओल्ड एंड न्यूली स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेगमेंटेड। इसमें दोनों के दोनों जो डीएनए हैं वो क्या है, सेगमेंटेड के रूप में क्या है आपको नजर आ रहे हैं। इस प्रकार का जो आपका डीएनए का प्रकार होता है उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव प्रकार का क्या है, डीएनए संश्लेषण आपका होता है। ये दूसरा हम देखो, दूसरे में हम क्या बता रहे हैं आपको, ये पोजीशन फर्स्ट है, ये पोजीशन सेकंड की बात कर रहे हैं। यहां देखो, दूसरे के अंदर इसको अपन कहते हैं कंजर्वेटिव। ये कैसा है, ये कंजर्वेटिव डीएनए है। इस कंजर्वेटिव डीएनए के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड जो प्राप्त हुआ है, जिसके दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड हैं आपके, वो क्या हो रहे हैं, आपके दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड हैं, एक तो पूरा ओल्ड है पहले था, एक बिल्कुल नया प्राप्त हो रहा है। एक स्ट्रैंड तो कैसा प्राप्त हो रहा है, ओल्ड हो रहा है, और एक कैसा प्राप्त हो रहा है, नया स्ट्रैंड प्राप्त हो रहा है इसके अंदर। तो दोनों के दोनों आपको अलग मिल रहे हैं। एक इस प्रकार से क्या है, क्या आपका रिप्लिकेशन की प्रक्रिया आपकी हो सकती है। जो एक में तो क्या होगा, आपका नया मिलेगा, है ना, एक में बिल्कुल पुराना का पुराना, ऐसा होता है। तो इसके अंदर क्या देखते हैं अपन कि एक पूरा ओल्ड और एक पूरा नया। तो इसमें जो डीएनए का संश्लेषण हुआ है इसके अंदर एक ओल्ड और एक न्यू प्रकार का हो रहा है। तो ये कहलाता है कंजर्वेटिव डीएनए, यानी कि संरक्षी विधि है। तो ये डीएनए संश्लेषण की कौन सी विधि है, ये परिप्रेक्ष्य होती है, यह संरक्षी विधि, ये है आपकी संरक्षी विधि हो गई, है ना। तीसरी आप जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसी के बारे में अपन को पढ़ना है, वो कहलाते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है भाई, डीएनए है तो इसके अंदर कैसा प्राप्त होगा, ये एक स्ट्रैंड, ये इसका अलग अलग स्ट्रैंड तो ये है ही, और इसके अंदर
3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश। तो इसके अंदर एक स्ट्रैंड तो मिला आपका ओल्ड, देखो वाइट वाला है, 2 कलर से हमने लिया इसलिए लिया है। वाइट वाला तो हमने देखा कैसा है, ये ओल्ड स्ट्रैंड हो गया, और ब्लू वाला जो है वो आपका कैसा है, न्यू स्ट्रैंड हुआ है। तो यहाँ वैसे ये ओल्ड और एक ये हो गया क्या, न्यू। तो ये आपका कहलाता है कैसा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए विधि हो गई आपके ना। तो ये आपकी कहलाती है अर्ध संरक्षी, अर्ध संरक्षी विधि। तो ये आपकी हो गई अर्ध संरक्षी विधि है। तो ये है आपकी अर्ध संरक्षी विधि। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ जो डीएनए का जो संश्लेषण हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। एक तो अपन को पुराने डीएनए का स्ट्रैंड मिल रहा है, और दूसरा जो मिल रहा है वो आपको कैसा मिल रहा है वो मिल रहा है अपन को किस प्रकार से, वो मिल रहा है अपन को क्या नाम, नया, जो कि बिल्कुल नया क्या हुआ है आपका, संश्लेषित हुआ है। तो यहाँ हमें जो मिला वो 2 प्रकार के मिल गए। सेमी कंजर्वेटिव में एक तो नया मिल गया और एक कैसा मिल गया है, पुराना आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको 2 प्रकार के डीएनए देखने को इसके अंदर नज़र आ गए, एक पुराना एक नया। तो ये तो आपका क्या है, डीएनए के संश्लेषण के बारे में। इन तीनों प्रकार के डीएनए संश्लेषण को पहले बताइए, तीनों प्रकार से क्या हो सकता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, इसका रिप्लिकेशन क्या है, होता है। ये बात पहले से चली आ रही थी, लेकिन आगे एक वैज्ञानिक आए थे, है ना, कौन से, आपके मेल्सन। उन्होंने बताया, फ्रैंकलिन मेल्सन, उन्होंने बताया कि डीएनए का जो संरक्षण होता है वो अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है, ना कि संरक्षी विधि के द्वारा होता है। ये बात उन्होंने यहाँ पर बतलाई। अब ये बात जो बताई है तो उसी को हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें समझना है कि अर्ध संरक्षी प्रकार से किस प्रकार से होता है, उसी की हम यहाँ क्या करने वाले हैं, व्याख्या इसके अंतर्गत करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो डीएनए का संश्लेषण आप अभी तक देख रहे हो, तो उसमें क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन में आपका एक न्यू और एक ओल्ड स्ट्रैंड जो प्राप्त हुआ है, जो कि आपका इंटरफेज है ना, समसूत्री इंटरफेज अवस्था तथा असूत्री विभाजन के प्रारंभ की इंटरफेज अवस्था के अंदर ये आपका होता है। और इस प्रक्रिया के अंदर डीएनए की मात्रा को क्या है, दुगना किया जाता है। और यह प्रक्रिया आपकी एस फेज के अंदर क्या होती है, प्रारंभ होती है उसमें असूत्री, और देखा जाए तो पूरा टीलोफेज के अंदर क्या होता है, ये बराबर मात्रा में ये नॉर्मली बढ़ती है। तो इंटरफेज की एस जो उप अवस्था है वहाँ पर यह क्रिया आपकी क्या होती है, संपन्न होती है। और डीएनए के रिप्लिकेशन का ये जो प्रकार है सेमी संरक्षी, इसको वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, बताया था। तो ये जो विधि बताई थी आपकी, इस विधि को कौन बताता है, वाटसन और जो क्रिक थे आपके, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक ने इस अर्ध संरक्षी विधि के बारे में बताया था कि इस प्रकार से यह क्रिया आपकी होती है। कि पुष्टि करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन हैं, यही थे कि किस प्रकार से आपका ये होता है। अब यह क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, क्या इसके अंदर किया गया है, किसने इसके बारे में पूरा बताया है, वही चीज़ अपन को क्या करनी है, यहाँ पर अब पढ़नी है। भाई कौन बताने वाले हैं, किसने पूरा का पूरा इस क्रिया को समझाया। तो हम पहले कि डीएनए वास्तव में अर्ध संरक्षी प्रकार से होता है या नहीं होता है, उस बारे में पहले क्या करेंगे, अपन बात करने वाले हैं, फिर आगे अपन इसमें चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है। इसके बारे में जो बताने वाले आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस क्रिया को सिद्ध किया है वो कौन हैं, पहले इसको करेंगे, फिर अपन डीएनए रिप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो एक बार अब ये है जो अपन ने बनाया, इसका आप एक
स्नैपशॉट ले सकते हो, जिससे आपको थोड़ा ध्यान में भी रहेगी किस प्रकार से ये रिप्लिकेशन की प्रक्रिया में तीनों प्रकार के जो बताए गए हैं। एक बार आप इसको बना लीजिए, फिर आगे का मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से डीएनए जो आपका ये मेसलसन और स्टाइल का प्रयोग है उसको हम आगे करके आपको बताने वाले हैं कि कैसे यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलो मैं अब तो हम जो पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे मेसलसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। मेसलसन एंड स्टाल का प्रयोग पढ़ का अर्ध संरक्षी विधि द्वारा डीएनए रिप्लिकेशन विधि, इसको हमें पढ़ना है अब कि मेसलसन और स्टाल ने डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रकार की क्रिया को क्या प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया। प्रयोग के द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश की कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा ही संपन्न होता है। तो वो चीज़ हम आपको अब समझाते हैं। तो पहले तो वो रिप्लिकेशन की जो क्रिया के अंदर हमने देखा कि रिप्लिकेशन होता कैसे है, उसके अंदर कि भाई रिप्लिकेशन डीएनए की जो संरचना है, डीएनए की संरचना के अंतर्गत दो प्रकार के क्या होते हैं, स्ट्रैंड पाए जाते हैं। इस बात को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। दो प्रकार के स्ट्रैंड आपके हैं। एक स्ट्रैंड तो कैसा होता है आपका, इसके अंदर नया एक पुराना ना, तो कैसे आते हैं वही चीज़ हम इसको में बताएंगे। तो मेसलसन और स्टाल ने क्या है, एक बैक्टीरिया लिया, और वो बैक्टीरिया कौन सा लिया, इन्होंने एक बैक्टीरिया को लिया, और बैक्टीरिया कौन सा था, ई कोलाई। आप जाने तो सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग अपन लेते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस्चेरिया कोलाई। इस्चेरिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए काम में लिया। अब इसको जब काम में लिया तो काम में लेने पर इस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का क्या किया, इन्होंने संवर्धन किया। ये जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को इन्होंने, मैं आपको पूरा, इस बैक्टीरिया का इन्होंने क्या किया, कल्चर किया। इसका क्या किया, कल्चर किया किसके ऊपर, N15 नाइट्रोजन पर। N15 नाइट्रोजन जो कि कैसा होता है, ये बाहरी है ना, बाहरी आइसोटोप है ये बाहरी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का। जो नॉर्मल नाइट्रोजन होती है वो N14 होती है। तो भारी नाइट्रोजन है ना, N15 युक्त संवर्धन माध्यम में, N15 युक्त संवर्धन माध्यम पर इसको क्या किया, इन्होंने उगाया। ई कोलाई को N15 युक्त संवर्धन पर क्या किया, इसको ग्रो किया, यानी कल्चर किया। कल्चर को आप संवर्धन कह दो, उगाना कह दो, कैसे भी इसको उगाया। और एक पीढ़ी नहीं, अनेकों पीढ़ियों तक इसको क्या करते गए, उगाते गए। जब इसको 1 2 3 4 पीढ़ियों तक जब उगाया गया तो उसके अंदर जो डीएनए पाई गई, अब जो डीएनए क्या पाई गई, अब वो डीएनए आपको किस प्रकार की मिली, हाँ। तो बाद में जो डीएनए मिली, तो इसका जो डीएनए है ना, जो ये डीएनए है, तो डीएनए जो था वो क्या हो गया, N15 युक्त ई कोलाई क्या हो गए आपके
प्राप्त हुए। ये बात पहले तो बातें समझनी है। इन्होंने सबसे पहले नाइट्रोजन 15 जो कि भारी आइसोटोप होता है ना, इसके ऊपर इस प्रकार के संवर्धन माध्यम में ई कोलाई बैक्टीरिया को जब उगाया, बार बार इनकी जब नई जनरेशन बनी तो नई जनरेशन से उत्पन्न होने वाले जो ई कोलाई बैक्टीरिया थे उनके डीएनए को देखा गया तो वो सारे के सारे कौन से हो गए, N15 युक्त उन्हें प्राप्त हुए। तो कैसे मिले ये N15 युक्त डीएनए आपके यहाँ क्या हो रहे हैं, आपको यहाँ पर मिले। अब इसमें क्या N15 युक्त जो डीएनए पाई गई है, अब क्या किया गया अब N15 युक्त डीएनए वाले आपके क्या हैं, अब आपके पास कैसे प्राप्त हो गए कि जो N15 लेबलेड जो लेबलेड डीएनए युक्त आपका जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई को अब N14 कल्चर मीडिया में क्या किया, इसका संवर्धन किया। अब इस पे जब अपन संवर्धन करते हैं S14 युक्त मीडियम पे जब इसका अपन संवर्धन करते हैं तो संवर्धन करने पर क्या होता है, संवर्धन किया जाता है, इस माध्यम में करते हैं तो इसमें क्या देखते हो आपकी संवर्धन करने के बाद में संवर्धन की जो प्रक्रिया है वो लगभग क्या होती है आपकी 20 to 30 मिनट के अंदर कंप्लीट क्या है ये आपकी हो जाती है। 20 से 30 मिनट के अंदर क्या होती है, ये प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हो जाएगा, ये संवर्धन हो जाएगा। इसका जो संवर्धन जब हो जाएगा तो संवर्धन होने पर आपके जो नए डीएनए जो प्राप्त होते हैं, आपको यहाँ क्या आते हैं, आपके नए क्या प्राप्त होंगे, ई कोलाई प्राप्त होंगे आपके। और इस नए जो ई कोलाई प्राप्त होते हैं आपके, इन नए ई कोलाई के अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए आपको कैसा मिलेगा, इसके अंदर जो डीएनए है N14 व N15 युक्त प्राप्त होता है। अब ये N15 युक्त कैसे प्राप्त, N14 N15 युक्त कैसे प्राप्त हो गया, ये क्या होता है, जब ये प्रतिकृति करते हैं तो प्रतिकृति करने के बाद में जिस माध्यम में हम क्या करते हैं, इसको जिस माध्यम में हम क्या करेंगे, इसको उगाते हैं, उस माध्यम का जो कल्चर मीडिया का प्रभाव इसके ऊपर क्या होता है, पड़ता ही है। और पढ़ने के ऊपर क्या हो जाएगा, ये डीएनए अपन को क्या हो जाएगा, दोनों प्रकार के। भाई पहले तो N15 का युक्त किया अपन ने, अब N15 युक्त किया है अपन ने। भाई इसको अपन दो तरीके से देख सकते हो, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही डायरेक्टली क्या होता है, सामान्य डीएनए हमने आपको बताया कि N14 युक्त है, तो आप N14 से बाद में क्या करते हो, N15 पर ग्रो करते हो। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया है इसमें कि भाई पहले हमने अनेकों पीढ़ियाँ इसकी जब क्या करते हैं अपन N15 युक्त माध्यम में जब उगाएंगे तो उसमें क्या होता है, जो डीएनए है आपका, वो डीएनए कैसा अपन को जो कैसे डीएनए प्राप्त हो जाते हैं, आपको N15 युक्त डीएनए अपने प्राप्त हैं। तो यहाँ जो ई कोलाई है उसके अंदर N15 युक्त, N15 युक्त डीएनए वाले ई कोलाई को हमने क्या किया है, सामान्य संवर्धन माध्यम में उगाया है। हाँ, अब सामान्य संवर्धन माध्यम में जब उगाते हैं वो कैसा है आपका, N14 युक्त संवर्धन माध्यम में हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्रो कर रहे हैं। जब इसके अंदर जब ये ग्रो करेंगे तो उसके डीएनए के अंदर क्या आ जाएगा, N14 के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, यानी N14 भी इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन इसके अंदर आएगी। तो अब अपन को जब क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं आपके अगली पट्टी के अंदर, अगली पीढ़ी के अंदर डीएनए प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं, N14 और N15 युक्त होते हैं। इस बात को मैं भी डायग्रामेटिकल रूप से भी क्या है आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। पहले मैं एक बार आपको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि ये इस प्रकार से ये अपन को ये प्राप्त होता है। लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे करें, भाई कहने से चलिए होगा, इस बात की हमें पुष्टि भी करनी है। तो इसके लिए हम एक चीज़ और काम में लेते हैं, एक सॉल्यूशन काम में लेंगे अपन। वो सॉल्यूशन काम में लेंगे यहाँ पर सीजियम क्लोराइड,
क्या काम में लिया हमने, सीजियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, फिर हम इसको डायग्रामेटिक रूप से क्या करेंगे, इसको पढ़ाएंगे। तो सीजियम क्लोराइड जो ले रहा है, ये जो दूसरा जो सिद्धांत आपका मेन है, तो सीजियम क्लोराइड जो हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पर घनत्व है ग्रेडियंट। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक अलग क्या होती है, डेंसिटी ग्रेडियंट होती है। इसकी अलग क्या होती है, डेंसिटी ग्रेडियंट। इसमें एक अलग डेंसिटी ग्रेडियंट प्राप्त होती है। हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को एक परख नली के अंदर लेते हैं। एक परख नली है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, ये पूरा का पूरा इसमें क्या भरा हुआ है, आपका सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इस सीजियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन का हमने क्या कर दिया, अपकेंद्रण। इसका क्या किया हमने, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या किया इसका, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इस सॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या होती है, इसका जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो क्या है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह अलग अलग होती है। यहाँ इसकी अलग ग्रेविटी का डेंसिटी ग्रेडियंट मिलेगा, यहाँ इसका अलग डेंसिटी ग्रेडियंट मिलेगा, यहाँ इसका अलग क्या नाम डेंसिटी ग्रेडियंट मिलेगा। पूरे सॉल्यूशन में एक समान डेंसिटी ग्रेडियंट इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगी आप इस प्रयोग को समझ भी नहीं पाओगे। तो इसका क्या है कि सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का डेंसिटी ग्रेडियंट अपकेंद्रण के बाद में हर जगह पर क्या है, अलग अलग प्रकार की इसकी वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे, यहाँ पर क्या होता है, सबसे कम होता है, यहाँ तो बिल्कुल लो ग्रेडियंट है, यहाँ मीडियम है, यहाँ हाई है ना। तो क्या होता है, जब हम इसके अंदर किसी अन्य पदार्थ को डालते हैं तो जिसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, वो तो इसके बराबर होती है, तो यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ रुक कर एक क्या बैंड का निर्माण कर लेगा। जिसकी मान लो और ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होती है उसी लेवल पर क्या होगा, वो मटेरियल वहाँ रुक जाएगा और एक क्या कर लेगा, एक रिंग के रूप में वो यहाँ पर आपको नज़र आने लगता है। उसकी बहुत ज़्यादा है, वो नीचे पैंदे के अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, यहाँ पर वो रुक जाएगा और वहाँ क्या करेगा, एक रिंग का निर्माण वो कर लेता है। तो कहने की बात है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जिस किसी भी पदार्थ को यहाँ डाला जाएगा तो वो क्या होगा, अपनी घनत्व के आधार पर जितना उसका क्या डेंसिटी ग्रेडियंट है उसी के आधार पर वहीं पर क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। स्थिर होने के बाद में अपनी एक रिंग का क्या कर लेता है, वो निर्माण कर लेता है। तो जैसे जैसे उसकी होगी उसी प्रकार से फिर इन रिंगों को हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर, इन्हें हम अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर इन्हें आसानी से देखकर इन रिंगों को हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। घनत्व इनकी एक पट्टी के रूप में क्या होती हैं, ये हमें नज़र आने लगती हैं। साधारण प्रकाश में नहीं दिखेंगी, ये अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ही होंगी। यूवी जो लाइट है उसी लाइट के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, उसके अंदर आराम से देख लेंगे। और रिंग के रूप में क्या है, इस प्रकार से वो रिंग अपन को क्या होंगी, इस प्रकार से यहाँ पर ये नज़र आने लग जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए लिया है, जो आपका डीएनए है, उसको क्या करेंगे, उनको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में को लाएंगे। इस डीएनए को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डालेंगे तो डालने पर हम यहाँ पर अब देखेंगे कि उसकी रिंगें कहाँ बन रही हैं। मान लीजिए बहुत भारी है, भारी कौन सा है, N15 वाला था तो N15 वाला तो नीचे आएगा, है ना। लो वाला है N14 वाला, ये ऊपर आएगा। और मान लीजिए N14 और N15 वाला है, वो क्या आ जाएगा, बीच के अंदर आ जाता है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, डीएनए के बारे में जानकारी कर लेते हैं, कौन सा भारी कौन सा हल्का है, तो ये जानकारी अपन को मिल जाएगी। इसी बेस के आधार पर हम मेल्सन और स्टाल की अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन हुआ है वो कैसा हुआ है, अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा ही हो रहा है। इसके बाद में हम उसी टॉपिक को पढ़ते हैं। धन्यवाद।